ऐसी 5 फिल्में बताइए जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई। आपके विचार से हिंदू धर्म है, जीवन शैली है, क्या है? निराला जी की कौन सी कविता पे ये आरोप लगता है कि ये कविता नहीं है, सांप झाड़ने का मंत्र है? टीचिंग और लर्निंग में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है? पुराणों में भारत को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है? स्वराज का क्या अर्थ है? शासन तंत्र कैसा होना चाहिए? मैं कमिंग सर। यस यस यस, आइए, बैठिए 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 बैठिए। आप हैं भरत जयप्रकाश मीणा। यस सर। तो भरत, अपने बारे में वो सब बातें बताइए जो आप चाहते हैं कि मैं पता हूँ। सर मेरा नाम भरत जयप्रकाश मीणा है। मैं राजस्थान के करौली ज़िले का निवासी हूँ। ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT ISM धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है और सिविल सर्विसेज भर्ती 2021 के माध्यम से मुझे IRS इनकम टैक्स अलॉट हुआ है। और मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना और देखना एंड वॉचिंग मूवीज़ एंड TV सीरीज एंड टीचिंग है। ठीक है। आपका वैकल्पिक विषय तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही होगा? नहीं सर, हिंदी लिटरेचर है। ऐसा क्यों? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस काफ़ी एक वास्ट है। मतलब इतना बड़ा है कि IIT के बच्चे भी नहीं कर पा रहे? सर एक्चुअली टफ भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हिंदी से अगर कंपेयर करें तो। इतना टफ है कि IIT के बच्चे भी नहीं कर पा रहे? सर एक रीज़न ये भी है कि स्कोरिंग जो है हिंदी लिटरेचर की कंपेयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम है और सिलेबस भी जो है थोड़ा बड़ा है उसका, तो ये रीज़न। चलिए, आप तो IRS बन ही गए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं। ज्वाइन कर लिया आपने सर्विस को? सर EOL पे हूँ। EOL पे, यानी सर्विस ज्वाइन करने के बाद आप छुट्टी पे आ गए हैं। कितने समय की EOL मिली आप? सर 1 साल की, नेक्स्ट बैच के साथ नेक्स्ट बैच के साथ आप ज्वाइन करेंगे। मुझे ये बताएं कि आपने जो लिखा कि आपको मूवीज़ पसंद है और क्रिकेट पसंद है, कहते हैं कि भारत में सबसे बड़े 2 सामूहिक नशे जो हैं वो फिल्म और क्रिकेट ही हैं। इनमें से ज़्यादा बड़ा नशा कौन सा है, क्रिकेट या फिल्म? सर अगर टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो सर दोनों है, पर नशा कहना सर मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक तरीके से कल्चर का पार्ट बन चुके हैं और पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है। तो नशा भी तो कल्चर का हिस्सा हो सकता है, जैसे होली पे भांग का नशा करना कल्चर का हिस्सा तो है। सर नशे को जो है सामाजिक मान्यता, अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो सामाजिक मान्यता नहीं है, जबकि मूवीज़ और क्रिकेट को एक ठीक ठाक सामाजिक मान्यता है और ऐसा नहीं है कि वो एक नशे की तरह उनको नहीं देखा जाता है। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेसिव किस्म की फिल्में आई हिंदी में, ऐसी 5 फिल्में बताइए जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई हो। सर सबसे पहले तो आर्टिकल 15 एक मूवी। आर्टिकल 15, ठीक है। उसके डायरेक्टर कौन थे? उसके डायरेक्टर थे सर, आपको हीरो याद आ रहे होंगे। सर हीरो आयुष्मान खुराना थे, डायरेक्टर थे सर। छोटी डायरेक्टर को वैसे भी कौन पूछता है। और बताइए उसके बाद। उसके बाद सर पैडमैन एक मूवी आई थी, ठीक है। और एक टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मूवी थी। ठीक है। दूसरा सुमंगल ज़्यादा सावधान। ठीक है। और 3 इडियट एक सर। 3 इडियट को भी 10 साल हुए। सर मैं अभी 4 याद कर पा रहा हूँ। अगर आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप कौन से मुद्दों पर बनाना चाहेंगे? सर एक चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड एजुकेशन पे, स्पेशली वुमेन एजुकेशन पे मूवी बनाना चाहूँगा। वेरी गुड। और सर एजुकेशन सिस्टम पे मुझे लगता है जैसे 3 इडियट ने जो मुद्दा उठाया था, हाँ, उस मुद्दे पे मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। उसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। जयप्रकाश जी के बारे में आप जानते होंगे, आपके नाम का हिस्सा हैं, आप तैयारी भी करके आए ही होंगे उनके बारे में ठीक से। मुझे ये बताएं कि जयप्रकाश जी ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, क्या वो संपूर्ण क्रांति केवल इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने तक सीमित होकर रह गई या उसका व्यावहारिक फायदा हमारे समाज को दिखा? सर तात्कालिक रूप में कुछ फायदे देखे गए थे, जैसे उस टाइम पे करप्शन जो था, सिस्टम में करप्शन था वो कम हो गया था एक्चुअली, और ये उसका लगातार उसके बाद फिर करप्शन को लेकर प्रयास हुए हैं। तो ये कहना सर व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं होगा कि सिर्फ किसी सत्ता के अगेंस्ट था, एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी उसको देखा जाना चाहिए। क्या उस आंदोलन के समय उस समय के राष्ट्रपति भी उनके साथ मिल गए थे? ऐसा कुछ राजनीतिक इतिहास में संकेत मिलता है हमें? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, परंतु ऐसा देखा गया है उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कुछ सर टसल थी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी। मैंने कौन राष्ट्रपति थे उस समय? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, जयप्रकाश जी का जो विचार था स्वराज को लेकर, वो क्या विचार था? कहते हैं कि गांधी के बाद स्वराज के सबसे बड़े पुरोधा हमारे समाज में जयप्रकाश नारायण ही हुए। उनका क्या विचार था? स्वराज का क्या अर्थ है? शासन तंत्र कैसा होना चाहिए? सर जयप्रकाश नारायण जी जो
कांग्रेस समाजवादी पार्टी से उससे जुड़े हुए थे, और समाजवाद को जो समाज के स्तर पर जो है एक सामाजिक जो व्यवहार है, सामाजिक समानता है, उसकी बात उनको वो करते थे। और गांधी जी का जो अंत्योदय का नारा था उसको भी कहीं ना कहीं जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक जो प्रशासन की पहुंच है और जो सर्विस की डिलीवरी है उसकी बात वो करते थे। आज़ादी मिलते ही भारत को दो प्रयोग दिखते हैं। एक, विनोबा भावे कोशिश कर रहे थे कि हृदय परिवर्तन करवा के ज़मीन लें और उसका पुनर्वितरण ठीक तरीके से करें। दूसरी तरफ हमें तेलंगाना के इलाके में श्रीकाकुलम में एक विद्रोह दिखता है जो कि नक्सलवाद की पृष्ठभूमि आप मान सकते हैं। क्या महात्मा गांधी और जेपी का यह विचार कि हृदय परिवर्तन से भूमि वितरण को ठीक किया जा सकता है इतिहास में विफल हुआ या आप उसको सफल मानते हैं? सर विफल कहना तो सर ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी लगभग 7 लाख हेक्टेयर सर, अगर मैं डेटा सही है तो इतनी भूमि उन्होंने एक मिल गई थी उन्हें, और भूमि डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया था। परंतु यह देखा गया जो बड़े ज़मींदार थे, बड़े कृषक थे, उन्होंने जो बंजर भूमि थी उसके थ्रू सर उनका दान किया था। तो इस वजह से, परंतु सर एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक अच्छा प्रयास था, और गांधीवादी जो मूल्य है उनको प्रसार में सर इसका काफ़ी भूमिका रही थी। बहुत बढ़िया। भारत, ये बताओ कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत दैट इज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत दैट इज इंडिया सुनने में कितना खराब लगता है। आपको नहीं लगता कि देश का एक ही नाम होना चाहिए? जैसे बच्चों के नाम होते, स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग, देश का नाम भी 2 नाम हो, अच्छा लगता है। क्या सही समय नहीं आ गया कि इसमें अनुच्छेद में संशोधन करके कर दें भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स? सर भारत और इंडिया एक ही है, जैसा कि आपने आर्टिकल 1 में कहा गया है, और 2 नाम होने से कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं देती। अगर व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से इंडिया और भारत दोनों नाम यूज कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बर्मा ने नाम बदल के म्यांमार कर लिया, जिसको हम सीलोन बोलते थे उसने नाम बदल के श्रीलंका कर लिया। सारी दुनिया अपना एक नाम रखने पे आमादा है, और आप चाह रहे हैं कि 2 नाम रखें हम? सर भारत में इसको लेकर एक आम सहमति सी बनी हुई है, और कोई बहुत बड़ी समस्या इसकी वजह से क्रिएट नहीं हुई है। अगर जनता जनार्दन है, जनता देश की मालिक, अगर ऐसा कोई मुद्दा उठ के आया और जनता अगर चाहे तो संविधान संशोधन का विकल्प हमेशा है हमारे पास। अगर जनता इसकी मांग करती है तो डेफिनेटली किया जा सकता है, पर अभी जनता की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। और अगर देखें तो सर सरकार भी, मुझे नहीं लगता किसी ने इसका लिए प्रयास किया है। कभी कभी कुछ ग्रुप्स या फिर कोई इंडिविजुअल लेवल पे कई बार ऐसी बात होती है कि नाम बदल देना चाहिए, पर सर मुझे नहीं लगता ये ठीक आइडिया होगा। ठीक। उसी नाम से आगे चलें। यदि बहुसंख्यक जनता ये कहे कि अब हमारा नाम हिंदुस्तान कर देना चाहिए, तो हिंदुस्तान नाम से आप सहमत हैं? ये दोनों हट जाएंगे, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान कर दे नाम? हिंदुस्तान सर ऐतिहासिक रूप से भारत का नाम रहा है, और हिंदुस्तान एक ब्रॉडर टर्म में यूज होता है। परंतु अगर हिंदुस्तान से सर, लेकिन वर्तमान समय में हिंदुस्तान और हिंदू से जोड़ कर देखा जा रहा है, तो इस वजह से यही एक रीज़न रहा है कि आज़ादी के बाद भी इंडिया और भारत जैसे नामों का यूज़ किया, ना कि हिंदुस्तान का यूज़ किया गया। तो अब ज़्यादा लोग चाहेंगे तो हिंदुस्तान नहीं कर पाएंगे? अभी आप कह रहे थे सर लोकतंत्र में माइनॉरिटी का जो वक्तव्य है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, और हर व्यक्ति का जो है मत, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आपके विचार से हिंदू धर्म है, जीवन शैली है, क्या है? सर हिंदू एक धर्म और जीवन शैली मुझे लगता है दोनों ही है, परंतु जीवन शैली मैं उसे ज़्यादा मानता हूँ जो सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है और सभी की समावेशी मूल्यों को जो है बढ़ावा देने का प्रयास करती है। कुछ विशेषताएं हिंदू जीवन शैली की आप बता पाएँ जो सबको समान रूप से अपनानी चाहिए, सभी धर्मों को, क्योंकि हिंदू तो जीवन शैली है। सर जैसे कि प्रकृति के साथ समन्वय, प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं, जैसे जल की पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है। दूसरा सर ये कि सर्वधर्म समभाव का एक मूल्य रहा है कि सभी धर्मों के साथ हम जो समानता का व्यवहार करते हैं और सभी के साथ समन्वय की एक गंगा जमुनी संस्कृति हमारी विशेषता रही है। सर मैं अभी इतना ही सोच रहा हूँ। योग आपके विचार से हिंदू जीवन शैली का हिस्सा है या सामान्य एक मतलब एक्सरसाइज का हिस्सा है? योग सर एक हिंदू की बजाय सर एक कल्चर का हिस्सा कहना चाहिए, उसे हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा कह सकते हैं उसके, जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी शामिल है। एक नारा था आपके नाम से शायद जुड़े, जिंदा नस्लें सवाल पूछती हैं, और इस समय सवाल पूछने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मीडिया की होती है। लेकिन अब जिस तरह से मीडिया पर ही आरोप लगते हैं या मीडिया को जिस तरीके से फिल्मों में भी दिखाया जा रहा है,
ऐसा लगता है कि मीडिया विपक्ष से सवाल पूछ रही है, सत्ता पक्ष से नहीं। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया को विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए या सत्ता पक्ष के साथ, या बीच में कहीं? सर मीडिया को ना तो पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए ना विपक्ष के साथ। मीडिया को जो सच है उसको दिखाना चाहिए। हाँ, वर्तमान समय में जो फॉर्मर CJI थे जस्टिस रमन्ना, उन्होंने भी इस बात पे बल दिया था कि वर्तमान समय में जो टीवी चैनल्स है या फिर जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर जिस प्रकार की बहसें की जाती है, और सर वो एक बहुत ही गलत एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। और प्रिंट मीडिया में परंतु अभी भी जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है। और हमें सर अगर समाज में ऐसा माहौल बनता है तो सर वो अच्छी बात नहीं है, परंतु एक एजुकेशन का स्तर जैसे बढ़ेगा, लोग समझेंगे और जनता जिस प्रकार के मुद्दों को डिमांड कर रही है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है फिर जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो TRP पे काम करता है। अगर जनता जिन मुद्दों को पसंद करेगी, उनको TRP जिससे मिलेगी वो वही चलाएंगे। पूरी तरीके से एक इकॉनमी बन चुकी है। और जनता को सर एजुकेशन का लेवल सुधरे या फिर जो गरीबी भुखमरी जैसे विषय जैसे मुद्दों से अगर हम बच पाएँ या फिर उनको समाप्त कर पाए तो डेफिनेटली इसमें सुधार देखा जाएगा। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जहाँ तक हमारी समझ है मशीन बेसिस होता है आपकी इंजीनियरिंग का। आपके विचार से मशीन किसको कहेंगे, और ऐसा क्या कारण है कि आज भी भारत को बड़ी मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ती है, हम इंडिजीनियसली डेवलप नहीं कर पा रहे हैं मशीनें? सर इसके कई रीज़न है। भारत में सर जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है सर, उसमें स्पेशली जो करिकुलम है वो लगातार बदला नहीं जाता सर, उसमें अडेप्टिबिलिटी नहीं है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्च है वो भी अभी 0.6% है। और एक बड़ा रीज़न ये कि सर लैब के स्तर पर जो काम होता है वो ग्राउंड पे नहीं आ पाता। और अकेडमिया और जो इंडस्ट्री है उसके भी सर समन्वय का भी अभाव देखा जा रहा है। इस वजह से जो मशीनें अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप कैसे परिभाषित करेंगे मशीन को? सर मशीन एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंट के बीच जो आपसी सर मोशन और फोर्स को ट्रांसफ़र करने का काम करती है सर मशीन। थैंक यू। भरत जी, यस मैम। आप मुझे बताइए कि NGOs क्या होते हैं, और भारत के किन्हीं 2-3 बड़े NGOs के नाम अगर आप बता सकें तो। मैम वर्ल्ड बैंक के अनुसार NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो समाज के जो वंचित वर्ग है उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और आपदा के समय राहत और पुनर्वास जैसे कार्य करते हैं। अगर वर्तमान में बड़े NGO की बात करें तो मैम मजदूर एंड किसान शक्ति संगठन एक NGO है। दूसरा जो चाइल्ड राइट्स आंदोलन जो कैलाश सत्यार्थी जी का है, और कर्तव्य एक NGO है मैम जो एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है, जिसमें आपने काम किया है। यस मैम। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि क्या NGOs को प्रेशर ग्रुप कहा जा सकता है? मैम NGOs को डेफिनेटली प्रेशर ग्रुप कहा जा सकता है। अभी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी आपने ज्वाइनिंग नहीं ली है, सेलेक्ट हुए हैं। आपके पिताजी एक शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं। यस मैम। इनकम टैक्स देते रहे होंगे वो। यस मैम। इनकम टैक्स जो भारत का आम आदमी जो देता है, आपने क्या समस्याएं महसूस की कि ये टैक्स रिफॉर्म किए जाने की ज़रूरत है भारत के आम आदमी के लिए इनकम टैक्स की व्यवस्था में? मैम सबसे बड़ा इशू जो है भारत में कि कंप्लायंस बर्डन का, वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में जो फॉर्मेलिटीज़ है बहुत ज़्यादा है, तो उनको कम किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा कि लोगों का जो सरकार पर विश्वास है उसको बढ़ाया जाने की आवश्यकता है, क्योंकि करप्शन जैसे इश्यूज़ बार बार उठ के आते हैं तो आम आदमी ये सोचता है कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं टैक्स क्यों दूँ, की बजाय मैं खुद ही उसको खर्च करूँ। तो इस वजह से टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन को भी बढ़ावा मिलता है। अच्छा। तो उसके लिए मैम सरकार और जनता, जैसे सरकार अभी प्रयास कर भी रही है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर जैसे रिफॉर्म्स लेके आई है, और टैक्स चार्टर भी सरकार ने रिफॉर्म्स किया है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सरकार को जनता के साथ एक टैक्स जो कंप्लायंस है उसको बढ़ावा देना चाहिए और वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस को इम्प्रूव करना चाहिए। भारत जो एक सामान्य व्यक्ति होता है भारत में, उसको अगर सेविंग करनी है, जो वो कमा रहा है वो पैसे कुछ बचाने हैं, तो उसको 1-2 तरीके पता होते हैं, या तो बैंक में जमा करके FD करा दे, या गोल्ड या प्रॉपर्टी ऐसी किसी जगह इन्वेस्ट कर दे। आप मुझे सेविंग के कोई और 2-3 तरीके बता सकते हैं? मैम हाल ही में बजट में सरकार ने एक वो महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक स्मॉल सेविंग स्कीम स्टार्ट की है। तो वो एक महिलाओं के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, क्योंकि उसमें सालाना 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। और अगर वैकल्पिक और हुआ तो शेयर मार्केट एक हो सकता है, इसमें म्यूचुअल फंड्स बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक इन्वेस्टमेंट का जरिया उभर रहे हैं। अच्छा, भरत जी, हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है। आप मुझे बताइए कि निराला जी की कौन सी कविता पे ये आरोप लगता है कि ये कविता नहीं है, सांप झाड़ने का मंत्र है?
मैम कुकुरमुत्ता के बारे में ऐसा कहा क्यों जाता है। कहते हैं ऐसा, आप कुछ उदाहरण दे के बता सकते हैं हमें? मैम कुकुरमुत्ता की एक तो जो भाषा है वो थोड़ी अजीब सी है, उसके बारे में कहते हैं कि थोड़ी एक इसमें जो है कि बहुत सहज भाषा नहीं है। दूसरा ये कि निराला प्रारंभ में जो है प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे थे, परंतु इसमें इनडायरेक्टली उन्होंने जो विचारधारा के जो जड़ता है उसका विरोध किया है, तो इस वजह से कुछ प्रगतिवादी जो समीक्षक थे उन्होंने इसके बारे में ऐसा कहा है। तो हम ये मतलब कैसे माने कि उसकी भाषा का आप कोई उदाहरण दे के हमें बताइए, क्योंकि भाषा की कठिनता तो और भी कवियों में मिलती है। उनके लिए तो ये नहीं कहा गया, उनके लिए तो किसी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया या कहा गया कि भाषा बड़ी अभिजात्य वर्ग के लिए है। इस कविता पे इस तरीके का आरोप क्यों लगा? कोई पंक्तियों के द्वारा आप हमें समझा सकते हैं? मैम एक अश्लीलता का आरोप लगता है, जिसमें कहा एक लाइन है कि आबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने, असिस्ट डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। भरत जी आप मुझे बताइए कि एक भाषा होती है मौन की भाषा, है ना? हिंदी साहित्य में आपको मौन की भाषा का प्रयोग कहीं दिखता है? मैम नाटकों में ऐसा कहा जाता है कि मौन की भाषा का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अभिनय की जो परिपक्वता है उसको दर्शाता है। मैम ऐसा कोई हम अपने एग्जाम्पल निजी जीवन में करते हैं मौन की भाषा का प्रयोग? मैम ऐसा तो कोई आपने अपने निजी जीवन में कभी किया है मौन की भाषा का प्रयोग? मैम किया तो है, बट मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कब किया। अच्छा, वो साहित्य में कहते भी है मौन ही अभिव्यंजना है, आपने नहीं किया? मैम अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि सर से बात करते हुए आपने प्रेस मीडिया पे बात की, भारत की गंगा जमनी तहजीब की बात की। क्या आपको सच में लगता है कि आज के समय में भारत में ये बचा हुआ है, या जिस तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है उसमें विविधता में एकता को बदल कर विविधता में अनेकता कर दिया जाना चाहिए? मैम विविधता में एकता जो है भारतीय समाज की मूल विशेषता है, और विविधता में अनेकता की अगर हम बात करें तो ये जो राजनीतिक दल है वो इसके, क्योंकि पॉलिटिक्स को ये सूट करता है, और परंतु अगर हम बात करें तो कम भले ही ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो मात्रा है वो कम हुई है, परंतु इतने एक डाइवर्स कंट्री में 140 करोड़ के देश में अभी भी डेफिनेटली ये बची हुई है। यही वजह है कि कुछ जो असामाजिक तत्व है वो इसका मिसयूज करने का प्रयास भले ही करते हैं, परंतु समाज अभी भी संगठित है। ठीक है, थैंक यू भरत जी। मैम भरत, टीचिंग आपकी हॉबी है, तो टीचिंग और लर्निंग में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है? मैम टीचिंग में एक सिखाने वाला होता है, टीचर होता है जो बताता है, जबकि लर्निंग में आवश्यक नहीं कोई दूसरा हो, खुद के एक्सपीरियंस से भी व्यक्ति सीख सकता है और किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ी, या फिर वो टीचिंग को स्पेशली स्टडी से जोड़ के देखा जाता है, जबकि लर्निंग एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। तो टीचिंग में लर्निंग नहीं होती है, मैं ये मानूं? मैम टीचिंग लर्निंग का एक पार्ट है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा कह सकते हैं उसको, टीचिंग को। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई है ना? तो इसका रेलेवेंस आप सिविल सर्विसेज में क्या देखते हैं, कैसे रिलेटेड है आपस में? कोई यूज़ बताइए मुझे कॉन्क्रीट कि हाँ आप अपनी जो लर्निंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, है ना, टीचिंग नहीं लर्निंग जो है, वो आप उसको यूज़ करेंगे सिविल सर्विसेज में। मैम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और 8 सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट हम उसमें पढ़ते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करें तो मैम डेली बेसिस पे उसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर जो मैथ्स उसमें पढ़ते हैं तो साइंटिफिक टेम्पर का एक डेवलपमेंट होता है, तो वो कई बार डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिसीजन में हेल्प करता है, और सरकार की बहुत सारी स्कीम जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उनमें अगर टेक्नोलॉजी का किसी तरह से समावेश हो सकता है तो वहाँ पे यूज़ कर ये सकते बहुत हैं। जनरल है, ये तो किसी भी साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट से भी अगर मैं पूछूंगी तो वो लगभग यही सवाल आंसर ऐसा करेंगे। मैं पूछ रही हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या रेलेवेंस होगा, आप कैसे उसको यूज़ करेंगे, उसकी लर्निंग का? क्या मशीन बना देंगे सबको? मैम पॉलिसी लेवल पे हो सकता है, जैसे कि सरकार वर्तमान में व्हीकल्स ईवी और हाइब्रिड व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है, तो उनके जो क्या क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज होने चाहिए, उसमें एक इनपुट देने में काम आ सकती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरा कि मैनेजमेंट, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो विभिन्न मुद्दों में जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट या फिर कई जो सोशल स्कीम्स है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैनेज करने और अवेयरनेस के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक अच्छा। चलिए ठीक है, ओके, आप इस पे और सोचिएगा। ये पीवीटीजी क्या है? मैम पीवीटीजी यूएन ढेवर कमेटी के सुझावों पर एक भारत में एक ग्रुप बनाया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो 75 ट्राइबल ग्रुप्स इसके अंदर है। राजस्थान में है क्या?
मैम राजस्थान में सहरिया ट्राइब एकमात्र ट्राइब है जो पीवीटीजीज है। पीवीटीजीज के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी ट्राइब है जहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत कम है अच्छा। और एग्रीकल्चर जो लेवल है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का है और इनकी पॉपुलेशन या तो स्टेगनेंट है या फिर लगातार कम हो रही है। ऐसे ग्रुप्स को इसमें डिफाइन किया जाता तो ट्राइब्स जो है हमारे यहाँ, उन्हें हम कैसे कैटेगराइज करें? करने का एक तो तरीका क्या है, किस कमिटी का रिकमेंडेशन हम फॉलो करते हैं, और दूसरा क्या हम ट्राइब्स को एक होमोजेनस ग्रुप माने या फिर हम मानते हैं कि नहीं देयर आर वैरायटी इन ट्राइब्स? है। मैम कुछ कॉमन विशेषताएं ट्राइब्स हाँ, में वो है। क्या है कॉमन विशेषता? कॉमन विशेषता है उनके अपने रीति रिवाज है, मान्यता है और प्रकृति से सारे जुड़े ट्राइब्स हुए के क्या एक ही रीति रिवाज हैं? हैं। मैम कुछ विशेष जैसे जल जंगल जमीन की जो बात होती है वो लगभग सभी ट्राइब्स में कहा जा सकता है। और किस कमिटी के रिकमेंडेशन से हम कैटेगराइज करते हैं कि ये कम्युनिटी ट्राइब है? मैम मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं पर जाजा कमेटी शायद एक। अच्छा, नहीं, आप इसको देख लेंगे। तो होमोजेनस है या नहीं? ट्राइब्स होमोजेनस होते हैं या नहीं होते हैं? मैम होमोजेनस होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इसको। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है जो अभी बहुत न्यूज़ में है? इसका क्या रेलेवेंस है और क्या इसके शॉर्टकमिंग्स हैं? क्यों ये इतना डिबेटेबल है? मैम चैट जीपीटी एक चैट बॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और ओपन एआई नामक एक स्टार्टअप है, उसने इसको स्टार्ट किया है। मैम इसके माध्यम से यह देखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बहुत ही क्रिएटिविटी लेवल पर यह काम कर रहा है। अब से पहले जो चैट बॉट आए थे वो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं थे, पर इसके माध्यम से क्रिएटिविटी को एक नया जो एडवांस लेवल है जो है, और इसके माध्यम से जैसे कोई पोइम भी लिखा जा सकता है या फिर एप्लीकेशन लिखना या फिर कोई समस्या के जो पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं उसको बताने में सक्षम है। तो एक काफ़ी बड़ा एक वो है। अगर समस्या की बात करें तो यह कहा जा रहा है कि भारत जैसे देश में ये जॉब्स को है, जॉब सेक्टर जो हाई स्किल जॉब है, वाइट कॉलर जॉब्स जिन्हें कहा जाता है, उनको जो है प्रभावित कर सकता है। और कोई चैलेंज नहीं है? हम क्यों नहीं इसे एजुकेशन के क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं? उसके क्या हैं चैलेंजेस? मैम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है आपको? अच्छा, इंडिया का जो ग्रीन गोल है ना, हम जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये कितना पॉसिबल है? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है, या हम एक मोड से दूसरी मोड ऑफ एनर्जीज पे जाते हैं, तो उसके क्या चैलेंजेस आते हैं? मैम भारत की अभी भी हम बात करें तो लगभग 60% जो एनर्जी डिमांड है हम फॉसिल फ्यूल से पूरा करते हैं। तो भारत कितना पॉसिबल है ये हमारे यहाँ? मैम अभी एक रिपोर्ट आई थी अभी COP27 के दौरान, जो भारत ने जो 5 टारगेट रखे हैं उनको पूरा किया जाना बहुत बड़ा एक लक्ष्य, उन्होंने जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है उन्होंने कहा कि बहुत ही महत्वाकांक्षी नहीं है, भारत आसानी से इनको पूरा कर सकता है। ये सिर्फ जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान जो NDC घोषित किए थे उनका एक एडवांस वर्जन है। इसमें मैम समस्या है कि भारत अपनी एनर्जी डिपेंडेंस के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है और अभी भी फॉसिल फ्यूल्स एक बड़ा जैसे 60% अभी भी यूज़ कर रहे हैं हम। और जो राइट टू बर्न कोल का जो एक इशू है उसको लेकर एक आम सहमति पूरे विश्व में नहीं है, और भारत जो डेवलपिंग कंट्री है तो भारत को इसकी आवश्यकता है। तो इस वजह से जो डेवलप्ड कंट्री जो वो भारत पर प्रेशर बना रहे हैं, और COP27 में भी यह देखा गया था कि वो भारत को जो लार्जेस्ट इमिटर कैटेगरी है उसमें शामिल करके भारत को भी जो अपने एमिशन है उनको कट करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इसमें तो पानी बहुत यूज़ होता है ना? हमारे पास क्या है इतना वाटर रिसोर्स कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के एज ए एनर्जी हम इसको इतना मतलब व्यापक रूप से यूज़ कर सके? मैम एनर्जी डिमांड के लिए सफिशिएंट पानी है हमारे पानी है सफिशिएंट, और बाकी एनवायरनमेंट में जो है एज ए वेपर अवेलेबल है तो उसको रिस्टोर करके, और बहुत से सोर्स है तो उनसे किया जा सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जाते जाते ये बताइए कि जेंडर गैप इंडेक्स क्या होता है? जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन और हेल्थ और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर जो है डिसाइड किया जाता है कि कौन सा देश में बेटर कर रहा है, उनको कंपेयर किया जा सकता है। अगर हम लास्ट रिपोर्ट की बात करें तो भारत की रैंकिंग 135 थी। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इंडिया में कहाँ किस किस स्तर पे देखते हैं वुमेन का पार्टिसिपेशन? मैम अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो इस रिपोर्ट में जो पार्लियामेंट लेवल पे स्पेशली मंत्री या फिर मंत्री लेवल पे ही जो है देखते हैं, ग्रास रूट लेवल पे नहीं देखते। तो इसका भारत ने मुद्दा भी उठाया था कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाने तो आए नहीं, चेंजेस अभी हुए नहीं है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि हम चेंजेस पे सोचेंगे और विचार करेंगे। ठीक है, थैंक यू भारत। भारत पुराणों में भारत को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है? सर पुराणों में भारत को हिमालय से और
समुद्र के बीच का जो पार्ट है उसके रूप में डिस्क्राइब किया गया है, और भारत को आर्यव्रत जैसे शब्दों से पुकारा जम्बू द्वीप। गया। Yes. चलिए मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि टीवी और सिनेमा आपकी हॉबी में है, तो एक मनोरंजन का पैरेलल साधन और उभर के आया इस कोरोना टाइम में जो OTT था। OTT में सिनेमा और टीवी से ज़्यादा स्कोप दिखाई देते हैं, और इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो सिनेमा और टीवी में नहीं लेकिन OTT में है? सर OTT में सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इसमें हम हमारी जो आवश्यकता के अनुसार हम जब चाहे तब देख सकते हैं इसमें इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा ये कि नए नए सब्जेक्ट्स जो उभर के आ रहे हैं समाज में, ऐसे सब्जेक्ट जिन पर शायद फिल्में नहीं बनती थी, उनको इसके माध्यम से जो है दिखाया जा रहा है। और सर अभी मैं इतना सोचा। करौली का मीनिंग क्या है? सॉरी सर। चलिए कोई बात। ये बताइए कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में खूब पैसा खर्च कर रहा है जबकि एक विकासशील देश है। क्या ये सारा पैसा भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में नहीं लगाना चाहिए? मान लीजिए मंगल पे हमने काम किया तो उसका औचित्य क्या रहेगा? उससे अच्छा हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। आप क्या समझते हैं? सर रिसर्च और डेवलपमेंट करना एक वर्तमान जो विश्व है उसमें बहुत ही आवश्यक हो गया है, और भारत एक अब इमर्जिंग पावर के रूप में जो अपनी छवि प्रदर्शित करना चाहता है, उसके लिए हर फील्ड में जो है आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो बजट में सरकार ने इसके लिए एक बड़ा प्रयास किया है, और 10 लाख करोड़ से भी अधिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है। और सर अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो हमारा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 हज़ार करोड़ है, तो ओवरऑल GDP के परसेंट में या फिर हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो नहीं है, परंतु एक स्पेस अवेयरनेस को लेके स्पेस में जो बेसिक सुविधाएं सैटेलाइट के माध्यम से जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जो किसी नेशन को डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन घोषित करते हैं? यानी कोई डेवलपिंग नेशन है वो डेवलप्ड कैसे बन जाएगा? कौन कौन से क्राइटेरिया है वो? सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ क्राइटेरिया रखे गए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम जैसे इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया जाता है। अच्छा, EV वाहनों को लेकर के अभी भारत में बहुत सी चुनौतियां आ रही हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो? सर EV व्हीकल्स की अब वर्तमान समय में प्राइस एक बड़ा इशू है कि अभी 10 लाख से नीचे शायद कोई व्हीकल इंडिया में अभी आया नहीं है। दूसरा एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत डेवलप नहीं है। तीसरा ये है कि सर जो बैटरी यूज़ होती है उसकी वजह से जो है कि चार्जिंग का टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हम पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल्स में बहुत जल्दी जो है टैंक रिफ़िल कर लेते हैं, परंतु चार्जिंग का टाइम एक बड़ा इशू अभी रह गया है। तीसरा ये कि जो EV की कंपनियाँ हैं जैसे टेस्ला जैसी कंपनियाँ अभी भी भारत को एक अट्रैक्टिव मार्केट नहीं समझती है, और भारत का जो EV मार्केट है उसमें 90% अभी भी ऐसे व्हीकल्स है जो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर सेक्टर को अभी भी डेवलप होने की आवश्यकता। DNA और RNA दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, बावजूद इसके हम DNA को ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा जेनेटिक मटेरियल है, जबकि RNA भी हो सकता है। तो इसके क्या कारण है कि DNA को वरीयता मिलती है? सर DNA की जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्टैंडर्ड है, जबकि RNA की सिंगल है, तो DNA ज़्यादा स्टेबल है और RNA कम स्टेबल है। यही वजह है कि जो कोविड वायरस है वो भी RNA वायरस है और लगातार वो म्यूटेट करता है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने क्या होता है म्यूटेशन? म्यूटेशन सर बार बार जो अनस्टेबल जो स्ट्रक्चर है RNA वायरस की उसमें चेंजेस आते रहते हैं कि स्टेबिलिटी के टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जैसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनकी वजह से बार बार चेंजेस करता है, तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है और कुछ नए रूप ग्रहण कर लेता है या फिर नई स्ट्रक्चर अपनी बदल लेता है। थैंक यू सर। ये बताइए कि हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, आर्टिकल 13 के बेस पे ऐसा हम कहते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद के पास संविधान का संशोधन करने की शक्ति तो है, पर संविधान को फिर से लिखने की शक्ति नहीं है। दे कैन जस्ट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि संविधान में जहाँ क्लैरिटी ना हो वहाँ उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जहाँ साफ साफ लिखा है वहाँ तो इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 124 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जजेस की नियुक्ति कुछ लोगों की सलाह से, जजेस की सलाह से, अपने विवेक से करेगा, एकदम साफ लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या अपने 3 जजेस अपॉइंटमेंट केसेस में ये कर दी कि पूरी तरह से जजेस ही तय करेंगे कि किसका चयन होगा किसका नहीं होगा।
क्या ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए और कुछ और मामलों में अपनी इंटरप्रिटेशन की शक्ति को बढ़ाकर रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल तक बढ़ा दिया है? और यदि हाँ, तो इसका समाधान क्या है? सर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी विशेषता है जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान निर्माता थे हमारे, उन्होंने संविधान की मूल विशेषता है जो हमारे संविधान को परिभाषित करती है। और सर उनके लिए आवश्यक है कि जैसे उसमें सेपरेशन ऑफ पावर एक वो है, जुडिशल इंडिपेंडेंस वो है। तो सर जो राष्ट्रपति के थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट था, उसका यह देखा जा रहा था कि सरकार मिसयूज जो है उसका देखा गया था और उसको आर्बिट्रेरी रूप से परिभाषित किया गया था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजेस केसेस में एक कॉलेजियम नाम से सिस्टम लाया। तो उसके माध्यम से जो है, हालांकि समस्या उसमें है, पर जो समस्या पहले थी जुडिशल इंडिपेंडेंस की जो समस्या थी या फिर सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको बढ़ावा देने के लिए कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया। तो क्या आपको लगता है कि जो व्याख्या की गई संविधान की वो एकदम ठीक है, दुरुस्त है, या उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है अभी? सर समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर विभिन्न PIL के माध्यम से संविधान में बदलाव होता रहा है। और जैसे संविधान निर्माताओं ने भी अपेक्षा की थी कि जनता अपनी लगातार समाज परिवर्तन के हिसाब से इसमें व्याख्या कर सकता है, और लगातार जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको परिभाषित किया है। और लगातार ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसमें संविधान की व्याख्या होती रही है। जब भारत आज़ाद हुआ तो ट्राइबल सोसाइटी को बाकी सोसाइटी से कितना एसिमुलेट करें, इसको लेकर 3 अप्रोचेस थी। एक को बोलते हैं एसिमुलेशन अप्रोच, एक को नेशनल पार्क अप्रोच बोलते हैं, और एक को जो नेहरू जी की अप्रोच थी जिसमें ये था कि हम ऑटोनॉमी के साथ एसिमुलेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमें अपनी ट्राइबल सोसाइटी के साथ क्या नीति अपनानी चाहिए ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो और वो देश की मुख्य धारा में शामिल भी हो सके? सर जैसा कि नेहरू जी ने जो प्रारंभ में कहा था कि जो ट्राइबल पंचशील है उनका हमें पालन करना चाहिए, जिसमें कि जल, जंगल, ज़मीन के जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और कोई भी सरकारी नीति उन पर थोपी नहीं जानी चाहिए, और जो भी सरकारी नीति है उनमें एक सुपर पोजिशन नहीं हो और बहुत ज़्यादा नहीं हो कि उनका बर्डन उन पर आने लगे। और हेल्थ और एजुकेशन जैसे मामले जो इंडिकेटर्स है उनमें सुधार करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। तो क्या लद्दाख को 6ठी अनुसूची में ले आना चाहिए? सर लद्दाख एक स्पेशल केस है जहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। कारगिल मुस्लिम डोमिनेंट है और लेह बौद्ध डोमिनेंट है। सर 6th जो शेड्यूल है उसका जो बेसिक आइडिया है कि जो ट्राइबल जो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, और अगर हम लद्दाख की बात करें तो वो ट्राइबल डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो नहीं लाना चाहिए 6ठी। दूसरा इशू ये है कि सर 6th शेड्यूल के तहत लाने के लिए कुछ ग्रांट्स की आवश्यकता होती है, जबकि लद्दाख ऑलरेडी एक यूनियन टेरिटरी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक ठीक ठाक फंडिंग वहाँ पर हो रही है, तो इसके लिए आवश्यकता भी सर। तो वो लोग ग्रांट्स की कमी है इसलिए स्टेटस मांगने 6ठी सर अनुसूची का? उनकी 3 डिमांड है उसमें कि लद्दाख के लिए एक जैसे पुडुचेरी या फिर दिल्ली की तरह एक विधानसभा वहाँ पर होनी चाहिए, दूसरा 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए, तीसरा कि वहाँ के युवाओं को जो है रिजर्वेशन की वो बात करते हैं, और चौथा लेह और कारगिल के लिए अलग अलग जो लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। तो सर जो लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन 3 लाख है, और उसको देखते हुए सर ये सारी डिमांड्स जो है बाजी नहीं लगती है। ठीक है भरत, आपसे बात करके बड़ा सुख मिला, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मैं कमेंट सर। आइए 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 भरत जी, आइए, बैठिए, बैठो। आज तुम गुस्से में थे क्या ज़्यादा? नहीं। पक्का? खुश थे? हाँ। थके हुए तो नहीं थे? नहीं। फुल ऑफ एनर्जी? अभी यहीं हो आजकल? हाँ सर। ये ट्रेनिंग, अच्छा तुम छुट्टी पे हो ना? कब है इंटरव्यू PSC में? 17 Feb। बढ़िया। तो आपके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी आज? सर ठीक थी। ठीक थी। कुछ एरियाज जो मुझे लगा और बेटर हो सकते थे वो मैंने। कृषि पर कितने नंबर मिले आपको वहाँ? सर 146। हाँ, मैं लिंक कर पा रहा हूँ। आज का आपका लेवल उससे तो काफ़ी अच्छा है। ये लेवल आपका 165 से 175 के बीच का कम से कम है आज का लेवल। लेकिन आपका जो सही पोटेंशियल है वो 190 प्लस का है, जिसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी अभी आपको। ठीक है, देखो आपकी एंट्री बढ़िया है, बैठने का तरीका भी ठीक है, जो ड्रेस है उसमें यही ड्रेस पहन के जाने वाले हो? यस सर।
एक तो कोट को थोड़ा खोल के बैठो यार। हाँ सर, मैं भूल गया था। हाँ, कई लोग भूल जाते हैं ना, क्योंकि आप और हम दरअसल कोट पहनने वाले लोग हैं नहीं, पहनते Yes, sir. मजबूरी में, हम भी भूल जाते हैं कई बार। तो उसका तरीका ये है कि उसको पहले खोल के आ जाओ अगर टेंशन होती है तो, ठीक है। और टाई जो है एकदम सेंटर में होनी चाहिए, ये जो है ना ये थोड़ा साइड में खिसका हुआ है, तो जब जाओगे उससे पहले शीशे में देख लेना ठीक से। और सॉक्स आपने शायद ब्राउन पहने हुए हैं Yes. या ब्लैक ही हैं? नहीं, ब्राउन है। ब्राउन है ना, मुझे लगा मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया हूँ। हाँ, मतलब ब्राउन तो मत ही पहनना, इस ब्लू नेवी ब्लू सूट और ब्लैक शूज़ के बीच में ब्राउन तो जम नहीं रहा ना, तो ब्लैक ही देख लो। और जो पॉकेट है कोट के ना, उसका जो फ्लैप है उसको अंदर डालना होता है, उसको बाहर अच्छा नहीं लगता। समझ गए क्या कह रहा हूँ? करके दिखाओ जरा। हाँ ऐसे, उसको अंदर ही रखो, वो ज़्यादा फॉर्मल लगता है। दोनों एक कर लिया, मुझे लग रहा था कि यही करोगे। चलो, इंट्रोडक्शन बढ़िया था। भारत दैट इज इंडिया वाला ठीक था आपका स्टैंड, कि भी इसी चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी स्टैंड लेते हैं, आप ये भी कहते हैं कि सर मेरा ख्याल है कि ऐसा सोच सकते हैं कि देश के क्यों दो नाम होने चाहिए, और हम इतने ताकतवर हैं कि हम दुनिया को भारत बोलने के लिए मतलब कह सके कि भारत है हम, तो भी ठीक रहता है। आजकल के माहौल में शायद ज़्यादा ठीक रहता कॉलोनियल माइंड है है ना? लेकिन वैसे भी ठीक है, इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता स्टैंड क्या लिया, फर्क ये पड़ता है कि आपने क्या एविडेंसेस दिए, क्या सब्सटेंशियल बात रखी। जेपी पे आपकी जानकारी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और उनकी जीवनी वगैरह देखो, क्या क्या घटनाएं घटी थी उस समय। वीवी गिरी उस समय जो थे तो काफी एक्टिव थे, ऐसा माना जाता है। रेलवे की जो स्ट्राइक हुई थी उस समय 21 दिन की, उसमें सपोर्ट कर दिया था राष्ट्रपति ने। प्रोग्रेसिव मूवीज ठीक थी, लेकिन और बेहतर सिलेक्शन हो सकता था अलग अलग मुद्दों पे। और जब भी बोलो तो ऐसे बोलो कि सर मैं एक फिल्म ये जो इस मुद्दे पर है, फिर एक फिल्म ये जो कि इस मुद्दे पर है, LGBT पे है, ये है, तो थोड़ा सा क्योंकि सारे मेंबर समझ नहीं पाएंगे ना कि किस फिल्म का क्या सिग्निफिकेंस है, तो अपनी ओर से बोलना चाहिए। आपके साथ अच्छी बात है कि आपको ना हर एक चीज़ पे अच्छा आइडिया है, सारे मेंबर्स आपसे बहुत ही निश्चिंत हैं, मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं आपसे। होमोजीनियस शब्द शायद आप ठीक से नहीं डाइजेस्ट कर पाए। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा, समरूप। तो मैडम का सवाल ये था कि क्या ट्राइब्स, सारी ट्राइब्स होमोजीनियस ग्रुप हैं, यानी सारी ट्राइब्स एक जैसी हैं, या उनमें डिफरेंसेस भी हैं? तो आप शायद उसे ठीक से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे। तो जब ऐसी दुविधा हो तो आप कह सकते हैं कि मैडम मैं इस शब्द को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर इसको थोड़ा इजी तरीके से आप बता सकें या किसी और शब्द से रिप्लेस कर सकें तो मैं ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। डरना नहीं है इसमें ज़रा सा भी। बाकी ट्राइब्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। कॉलेजियम पे आपने बहुत ही सेफ स्टैंड लिया, लेकिन ठीक है, इसमें थोड़ा सा सरकार के पक्ष में हल्का सा झुका हुआ स्टैंड आपका रहे तो बेहतर है कॉलेजियम के मामले में। और ट्राइबल पॉलिसी पे भी आपने ठीक बताया लास्ट में, ट्राइबल पंचशील का, पंचशील याद कर लेना ठीक से। हाँ सर, मैं 2-3 याद कर हाँ, 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए, है ना। चैट जीपीटी पे थोड़ा और बेहतर हो सकते थे कि शिक्षा में उसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। मौन की भाषा में आप कैसे मौन रह गए भाई? मौन की भाषा नहीं समझते? सर मैं शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। अभी नहीं है, चलो बाद में समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करो, नाराज हो, फोन उठाए रखे, काटे भी नहीं और कुछ बोले भी नहीं, तो थोड़ी देर में आपके बोले हूँ हूँ करें, उधर से आवाजें नहीं, काटा नहीं है। ये जो सारा चल रहा है ड्रामा, इसका नाम क्या है? मौन की भाषा मतलब बिना बोले जो कम्युनिकेशंस होते हैं, आंखों से हो सकता है, बॉडी एक्सप्रेशन से हो सकता है, या केवल गैप ऑफ साउंड से भी हो सकता है ना। साहित्य के व्यक्ति को तो ये सब पता होना ही चाहिए। आपके सिलेबस में कितनी जगह लिखा हुआ है नोट्स में? सर नाटक के में, नाटक में जहाँ अभिनय की बात आती है तो मौन की भाषा होती है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने अच्छा बताया है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल्स अगर देते हैं, जैसे कि क्या यूज़ होगा सिविल सर्विसेज में, तो जो घटनाएं घट रही अपने आसपास, जैसे मोरबी की घटना का जिक्र उन्होंने किया कि वहाँ जो पुल टूटा, अगर मैं होता तो मैं ऐसी घटनाएं रोक पाता क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ऐसी कुछ घटनाएं दिमाग में रख लो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे चीज़ों को एग्जैक्टली ठीक कर सकती है। बाकी बढ़िया है, कुल मिला के हम सब लोग हाईली सेटिस्फाइड हैं। एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो अच्छा रहेगा।
और उसका तरीका क्या है? अच्छी बात है कि आप लंबे आंसर दे रहे हैं, जो मतलब विश्लेषणात्मक प्रश्न है उसमें, ये सबसे अच्छी बात है। थोड़ा सा अगर स्पीच मतलब वॉल्यूम थोड़ी सी तेज रहे, थोड़ा कहीं कहीं स्माइल कर दें तो और अच्छा होगा। लेकिन जनरली आपका लेवल इस बार पहले से काफ़ी अच्छा है। कितने अंकों से आप चूक गए थे आईएएस से? सर 164 पे हो गया था। हाँ, तो फिर तो अगर मेंस वैसा ही है फिर तो ना सर, मेंस तो बेटर लग रहा है मुझे। तो फिर अग्रिम बधाई आप, है ना, और शुभकामनाएं भी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।